हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस नाउन के बाद पढ़े जाते हैं और दिस टॉपिक बिलोंग्स टू नाउन इन अ वे। आई मीन टू से कि जब आप प्रोनाउंस पढ़ते हैं तो ये एक तरह से नाउन को ही एक तरह से आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिएगा। अभी जो करने जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू टेक अप 20 क्वेश्चन एंड दीज 20 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन प्रोनाउंस। आई मीन टू से we'll take 20 questions one by one, and all these questions will be will be based on pronouns. I mean, if you have studied or if you learned pronouns, you will feel what type of questions, you will see what type of questions you might find in the examinations, and I just try to include all types of questions that can be included in the exam paper or exam that you are going to appear in. So I'll take 20 questions and you just please try to concentrate on the things that I just try to tell you, or kind of I should say that these 20 questions have rules, plus I'll try to give you some more information about on these this topic pronouns. और एक चीज़ इसमें ये भी देखनी है आप लोगों को कि एक पॉइंट जो बताया जा रहा है केवल वही इंपॉर्टेंट नहीं, साथ में ये भी देखना जो एक्स्ट्रा बात मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन इट्स काइंड ऑफ जस्ट एन एक्सक्यूज और इट्स काइंड ऑफ क्लू टू अदर थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू सून। एंड एक चीज़ इसमें ये भी देखनी है आप लोगों को कि जैसे एक शब्द अगर कहीं पर आया है उसके जुड़े हुए और शब्द क्या क्या हो सकते हैं, ओके। और मैंने कोशिश की है कि आई शुड गिव यू मोर एंड मोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चंस, सो स्टार्ट करते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस। नंबर 1 क्वेश्चन, प्रोनाउन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, इट इज़ ब्लैंक हु आर इंटरेस्टेड इन लिटरेचर ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन जो दिया जा रहा है इसमें आपको फिलअप करना है सही 4 में से एक ऑप्शन देखना है। देयर आर 4 ऑप्शंस एंड ओनली 1 ऑप्शन इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन गिवन एज अ ब्लैंक, ओके। उसको आपको देखना है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, इट इज़ ब्लैंक हु आर इंटरेस्टेड। क्या कहा जा रहा है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें ऐसा कौन सा सही ऑप्शन है जो आपको राइट आंसर के रूप में बताया जा सकता है। तो पहला देखते हैं, जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिया जाता है, इट इज़ हु, राइट, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा सब्जेक्टिव होगा, ओके। ये प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव होना चाहिए। सब्जेक्टिव से मेरा मतलब है कि वो सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। तो राइट आंसर पहले बता दूं आपको, राइट आंसर होगा दे, ये सही आंसर है। अब आपके साथ देम पॉसिबल है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में पॉसिबल है। और एग्जामिनेशन में जो आप अंग्रेजी पढ़ते हैं एग्जामिनेशन में, दिस इंग्लिश इज कॉल्ड रिटन इंग्लिश और फॉर्मल इंग्लिश। तो जब फॉर्मल इंग्लिश पढ़नी पड़ती है वहाँ पर स्पोकन इंग्लिश के फॉर्म्स या स्पोकन इंग्लिश की चीज़ें काम नहीं आती है। दैम हो सकता है लेकिन वो बातचीत की भाषा में होगा, इसलिए दैम को सही नहीं माना जाए। देयर का कोई काम नहीं है, पजेसिव वर्ड है, इसके बाद हमेशा नाउन आती है। यहाँ देयर का कोई रिलेशन नहीं है। देमसेल्व्स भी अपने आप में कोई मीनिंग नहीं रखता है। ऐसे वाक्यों में जब इट इज़ से शुरू होते हैं, इट इज़ और आगे आप यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन देखते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ एग्जामिनेशन में ऐसा शब्द आना चाहिए जिसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है। और प्रोनाउंस में एकमात्र दे ऐसा शब्द है इन चारों में से जो आप देखते सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, ओके। दैम भी सही हो सकता है, आपका सोचना सही है। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि दैम क्यों नहीं, दैम स्पोकन इंग्लिश में सही है और हम पढ़े रिटन इंग्लिश। सभी एग्जाम्स में जो इंग्लिश आती है वो होती है रिटन इंग्लिश। और रिटन इंग्लिश का याद रखिएगा, रिटन इंग्लिश में हमेशा फॉर्मल इंग्लिश आती है और वो रूल्स के अनुसार चलना पड़ता है, पुरानी इंग्लिश के अनुसार चलना पड़ता है। राइट आंसर विल बी दे, पहले वाले में, ठीक है। इट इज़ दे हु आर इंटरेस्टेड इन लिटरेचर ऑफ इंडिया। इसका ट्रांसलेशन होगा, वही लोग हैं जो भारत के साहित्य में रुचि रखते हैं या भारत के साहित्य में इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड के बाद हमेशा इन लगता है, याद रखिएगा। इट इज़ दे हु आर इंटरेस्टेड इन लिटरेचर ऑफ इंडिया। राइट आंसर विल बी दे। नाउ वी गो टू सेकेंड क्वेश्चन। और सेकेंड क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। इफ यू ब्लैंक ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी यू विल बी रिच, ओके।
थोड़ा सा यहाँ पर एक हल्का सा करेक्शन कर देता हूँ मैं, ये विल होगा यू विल बी। ठीक है, अब चेक करते हैं ब्लैंक क्या दिया गया। इफ़ यू के बाद ब्लैंक है और यहाँ ऑफ दिया जा रहा है। ओके, इफ़ यू अवेल, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, पूरा वाक्य देखिएगा। इफ़ यू अवेल ब्लैंक दिस ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी यू विल बी रिच। यहाँ अवेल आएगा, यहाँ विल करना है पहले से ही। फिल इन द ब्लैंक्स में 4 में से कौन सा प्रोनाउन सही आएगा, एक बार पूरा वाक्य देखें, थोड़ा सा मिसटाइप हुआ यहाँ पर। इफ़ यू के बाद अवेल, बिल्कुल ठीक है, अवेल दिया जाना चाहिए, और यहाँ विल भी होगा, ठीक है, ये कुछ मिस हो गया था, अब ठीक है। अब ब्लैंक देखिएगा, पॉइंट क्या बताया जा रहा है कि इफ़ यू अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी यू विल बी रिच। मतलब ये हुआ, यदि तुम इस अवसर का लाभ उठा सकते हो तो तुम अमीर हो जाओगे। इफ़ यू अवेल, अवेल के बाद हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले सेल्फ वाला शब्द आता है, उसके बाद ऑफ आएगा। ऑफ तो दिया गया है पहले से ही, राइट ऑप्शन क्या सही होगा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव एक ही है, योर सेल्फ, बाकी गलत होंगे। आपके सर योर सेल्फ ही सही क्यों है, इसका रीज़न बता देता हूँ आपको मैं। इसका रीज़न ये है कि जब भी अवेल वर्ब आती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि लिखा हुआ नहीं था, हट गया था टेक्निकली। सो इफ़ यू अवेल, अवेल जब भी दिया जाता है क्रिया के रूप में तो आगे हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, इसलिए योर सेल्फ सही है। इफ़ यू अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी यू विल बी रिच। मतलब ये हुआ कि तुम इस अवसर का लाभ उठा सकते हो तो तुम अमीर हो जाओगे, या उठाते तो अमीर हो जाओगे। तो आपको याद रखना स्ट्रक्चर ये रहेगा, अवेल, अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना है। आप कह सर कौन सा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव वो जो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में बैठा है उसके अनुसार। जैसे यहाँ पर यू था तो योर सेल्फ किया, ही होता तो यहाँ पर हिमसेल्फ होता, अगर शी होता तो हर सेल्फ होता। इसलिए यहाँ जो सब्जेक्ट दिया जा रहा है उसके अनुसार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग करें। किसके बाद, अवेल वर्ब के बाद। तो अवेल वर्ब जब भी आती, किसी भी टेंस में आती है, अवेल के जस्ट बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें, यानी सेल्फ वाले प्रोनाउंस का प्रयोग करें और उसके बाद ऑफ लगाएं। ऑफ तो लग जाता है, जैसे यहाँ ऑफ दिया गया है, ये स्ट्रक्चर है। ये एक तरह से मान लीजिए एक फिक्स्ड मीनिंग के रूप में काम कर रहा है, एक इडियम के रूप में काम कर रहा है, और आपको उसको ऐसे ही प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर विल बी योर सेल्फ, बाकी तीनों गलत है। ऐसा केवल अवेल के कारण हुआ है, अवेल वर्ब ही ऐसी है। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि अवेल एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है, ये एक सही मेरे ख्याल से शब्द हम यूज कर रहे हैं। अवेल को अगर पूछा जाए किस प्रकार की वर्ब है तो अवेल को कहा जाएगा कि अवेल रिफ्लेक्सिव वर्ब है, एक रिफ्लेक्सिव क्रिया है। और आप कैसे रिफ्लेक्सिव वर्ब क्या होती है, रिफ्लेक्सिव वे सभी वर्ब्स हैं जिनके बाद आप सेल्फ वाला प्रोनाउन प्रयोग करते हैं या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग करते हैं, नेसेसरीली, आवश्यक रूप से, मैंडेटरीली और कंपल्सरीली। तो जिन वर्ब्स के बाद आप हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग करते हैं ऐसी वर्ब्स को रिफ्लेक्सिव वर्ब्स कहा जाता है। तो अवेल एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है, इसलिए उसके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस प्रयोग किए जाते हैं। तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा योरसेल्फ। नाउ वी कम टू थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, लेट्स सी। वन शुड बी कमिटेड टू ब्लैंक वर्ड। देखिए एक बेसिक रूल है और अक्सर एग्जामिनेशन में रिपीट होता रहता है कि जब भी मेन सब्जेक्ट जो दिया जा रहा है अगर वो वन के रूप में है, और याद रखिए ये वन जो है, ये इस वन का मतलब है ऑल, सभी लोग, यानी ये जो वन है इसको हम हिंदी में कहते हैं किसी भी व्यक्ति को, किसी आदमी को, हर एक व्यक्ति को, हर आदमी को, ये उस मीनिंग में आ रहा है। इस वन का मतलब है ऑल पीपल या फिर एनी पर्सन, इसका मतलब ये हुआ कोई भी आदमी। ठीक है, तो जब भी वन सब्जेक्ट के रूप में दिया जाए तो आगे वन से जुड़े हुए सारे जो शब्द आएंगे वो सभी शब्द जो हैं वो वन से संबंधित ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल वन सेल्फ, ओके, वंस, राइट, तो वही आना चाहिए। गलती यहाँ पर गलती नहीं कहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। आपके सर मीनिंग क्या निकल रहा है, इसका मीनिंग निकल रहा है कि हर आदमी को अपने वचन, अपने शब्द पर प्रतिबद्ध रहना चाहिए, कमिटेड रहना चाहिए। यहाँ पर शब्द दिया जा रहा है कमिटेड, ये शब्द दिया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा कमिटेड है, कमिटेड के बाद टू लगता है, छोटी सी बात ध्यान रखनी है। लेकिन जब वन सब्जेक्ट आया है तो राइट आंसर विल बी वंस,
यहाँ पर ज़्यादातर लोग हिज भर देते हैं गलती से। हिज सही है पर स्पोकन इंग्लिश वगैरह में सही है। रिटन इंग्लिश में हिज सही नहीं होगा क्योंकि मेन सब्जेक्ट आपके पास वन है। जब भी वन मेन सब्जेक्ट के रूप में दिया जाए हमेशा याद रखिएगा आगे वन वाले शब्द ही आने चाहिए। हिज स्पोकन में सही हो सकता है। हर को हटा दें, देयर को हटा दें। एक राइट आंसर एग्जाम के अनुसार होगा डी, यहाँ ऑप्शन डी सही होगा, वंस। तो वाक्य क्या बनेगा? पूरा सेंटेंस विल बी रेड एज वन शुड बी कमिटेड टू वंस वर्ड। हर आदमी को, किसी व्यक्ति को अपने वचन पर प्रतिबद्ध रहना चाहिए, अपने वचन के प्रति बद्ध रहना चाहिए, बंधा हुआ होना चाहिए। ओके, राइट आंसर विल बी वंस। ये यहाँ पर आपके सर वन यहाँ किस रूप में आया है? वन यहाँ प्रोनाउन के रूप में आ रहा है। चूंकि अपना जो टॉपिक चल रहा है, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक ही प्रोनाउन है। जब प्रोनाउन की बात करें सारे क्वेश्चंस प्रोनाउंस पर ही बेस्ड होंगे, वो मैंने शुरू में आपको बता दिया है। तो वन यहाँ पर अगर पूछा जाए किस फॉर्म में है तो ऑब्वियसली आप जानते हैं हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तो वन यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में आ रहा है। कभी कभी अगर आप मान लो आपको ऐसा दे दिया जाए वन पर्सन, ओके, वन पर्सन, तो अब हम पर्सन की बात कर रहे हैं। या फिर आपको दे दिया है वन गर्ल, तो अब सारे शब्द गर्ल वाले आएंगे। अगर आपको दिया जाता है वन मैन, अब सारे शब्द ही वाले आएंगे। तो वन के बाद अगर नाउन दी जाती है तो सारे जो शब्द आएंगे उस नाउन के अकॉर्डिंग आएंगे। लेकिन वन अगर अकेला दिया जाता है, याद रखिएगा, तो उस वन के अकॉर्डिंग सारे शब्द वन वाले आएंगे। चाहे वंस की बात करें, चाहे रिफ्लेक्सिव की बात करें। और वन के अलग अलग शब्द क्या हो सकते हैं? वन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में काम कर जाएगा। वंस काम करेगा पजेसिव में और वन सेल्फ काम करेगा रिफ्लेक्सिव में। लेकिन यहाँ कोई रिफ्लेक्सिव का काम नहीं है, यहाँ में तो पजेसिव भरना था। 4 पजेसिव वर्ड दिए गए हैं। हिज भी पजेसिव है, हर पजेसिव है, देयर भी पजेसिव और वंस भी पजेसिव है। लेकिन चूंकि यहाँ वन शुरू में दिया गया है इसलिए वन का पजेसिव वंस होता है। राइट आंसर विल बी वंस। तो थर्ड क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में चौथा ऑप्शन सही है। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। पहला देखिएगा, हु हैव पेशेंस विल सक्सीड। इसका मीनिंग बता दूं पहले आपको। मीनिंग ये आ रहा है, वे लोग जो धैर्य रखते हैं वे सफल हो जाएंगे या सफल होते हैं। वे लोग जो धैर्य रखते हैं वे सफल होंगे। ये है पूरा सेंटेंस। अब देखिएगा, पहले तो आप सेंटेंस को चेक करें। कई बार गलती से ऐसे वाक्यों में याद रखिए कुछ लोग दे भर जाते हैं। दे कभी नहीं आता है, ठीक है। दे का प्रयोग ना करें क्योंकि आगे रिफ्लेक्सिव पजेसिव रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु दिया हुआ है। और ऐसे वाक्य जो शुरू होते हैं हु से, और अगर पहले ब्लैंक दिया जाए तो दीज भी ना लगाएं, ही ना लगाएं, दोज आएगा। इसमें सही आंसर होगा दोज हु। जब भी आप हु लगाएं, जब आपका मतलब होता है वे लोग जो, अगर आपका मतलब है वे लोग जो, अगर इसका मतलब ये दिया जाता है वे लोग जो, तो आप प्रयोग करेंगे दोज हु का। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा इसमें। दोज हु हैव पेशेंस विल सक्सीड। वे लोग जिनमें सब्र है वे सफल होंगे। इसमें कभी भी दीज मत भरिएगा, गलत हो जाएगा। ही का प्रयोग यहाँ ना करें, ठीक है। ही हु हैज, ही आ सकता था अगर ये सिंगुलर होता तो, ठीक है। लेकिन ये तो हैव प्लूरल है इसलिए ही का कोई काम नहीं है। दे को इंग्लिश में प्रयोग नहीं किया जाता हु से पहले इस प्रकार से, यानी सभी के लिए। ये एक तरह से एक आम शब्द है, कॉमन शब्द है सभी के लिए, कि वे लोग, जितने भी लोग जिनके पास सब्र है वे सफल होंगे। इसका मतलब ये ऑल की तरह काम कर रहा है। ऐसे वाक्यों में जब दोज ऑल की तरह काम करे और आगे रिलेटिव प्रोनाउन हु दिया जाए तो आंसर दोज ही होगा। दीज दे का प्रयोग कभी ना करें, गलत हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो फिक्स्ड होती हैं, किसी एक भाषा में प्रयोग की जाए लगातार, हमें उसके अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। उसे हमें हिंदी की वजह से या अपनी सोच की वजह से कोई नया शब्द प्रयोग नहीं करना है। हमें वही शब्द प्रयोग करना चाहिए जो प्रयोग होता रहा है। तो दोज हु इज़ द राइट आंसर। और ये वाक्य जो है इसमें हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आ रहा है क्योंकि इसका मतलब निकल रहा है जो। तो वे लोग जो धैर्य रखते हैं वे सफल हो जाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज आई एम लिविंग द पार्टी बट यू कैन एंजॉय। एक और क्वेश्चन आ गया है। बोलने वाला कह रहा है कि मैं पार्टी से जा रहा हूं, मैं निकल रहा हूं, लेकिन तुम पार्टी इंजॉय कर सकते हो। मैं तो जा रहा हूं, आई एम लिविंग द पार्टी बट यू कैन इंजॉय। इंजॉय एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद या तो हम क्या इंजॉय कर रहे हो आना चाहिए, जैसे इंजॉय द फिल्म, इंजॉय द फूड, इंजॉय द बुक। लेकिन जब इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, द फिल्म, द बुक, कुछ भी,
तो फिर वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव क्या है? योर सेल्फ, यू, योर, योर्स, तीनों गलत हैं। बट यू कैन इंजॉय योर सेल्फ। इंजॉय योर सेल्फ होता है कि आप आनंद लें, मौज लें, मैं निकल रहा हूँ। तो चूंकि या तो आना चाहिए इंजॉय द पार्टी, इंजॉय द फिल्म, या फिर आना चाहिए इंजॉय द फूड, या इंजॉय द बुक, इंजॉय द कंपनी, और इंजॉय वॉट एवर, राइट। लेकिन जब कुछ नहीं दिया जाए, कि किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं दिया जाए, तो याद रखें इंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पर इंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव, आंसर होगा सी। सी इज द राइट आंसर। ओके, एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने अवेल पढ़ा था, अवेल को मैंने कहा था रिफ्लेक्सिव वर्ब है। कुछ मायनों में, कुछ मीनिंग में इंजॉय भी रिफ्लेक्सिव वर्ब है, क्योंकि इंजॉय के बाद भी आप प्रयोग कर सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का। ओके, ऐसे ही याद रखिए कि एक वर्ब और होती है बिहेव। बिहेव के बाद भी रिफ्लेक्सिव का प्रयोग कर सकते हैं। बिहेव योर सेल्फ, ही बिहेव्ड हिमसेल्फ का मतलब ये हुआ उसने सही व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार किया। तो बिहेव के बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकते हैं, इंजॉय के बाद भी लगा सकते हैं, अवेल के बाद भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं। अगर आप किसी बुक में देखेंगे, ठीक ठाक बुक हो, उसमें अगर आप देखते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, तो आपको मिल जाएंगी, यानी ऐसी वर्ब्स जिनके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग कर सकते हैं, वो वर्ब्स आपको मिल जाती है अगर आप सर्च करते हैं। तो अवेल भी उनमें से एक है, बिहेव भी उनमें से एक है, और इंजॉय भी उन्हीं में से एक है। और कुछ वर्ब्स आप और देखेंगे, जैसे कई बार किल के बाद भी प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। और किल के बाद अगर रिफ्लेक्सिव शब्द आता है, सेल्फ वाला शब्द आता है, इसका मतलब कमिट सुइसाइड, किल के बाद। इसके अलावा कई बार कट के बाद भी आप प्रयोग कर सकते हैं, हर्ट के बाद भी आप प्रयोग कर सकते हैं, हर्ट, कट, किल, बिहेव आदि, इनके बाद भी आप प्रयोग कर। ये कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जो वर्ब्स लिखी गई हैं, ये ज़्यादातर वर्ब्स ये रिफ्लेक्सिव वर्ब्स कहला सकती हैं, क्योंकि इनके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखें। ब्लैंक ऑफ दीज हॉर्सेज आर फेड एवरी डे। इसमें लिखा है, मीनिंग क्या निकल रहा है, देखते हैं। इस ऑफ का जो मीनिंग है, ध्यान दें सभी लोग, इस ऑफ का मीनिंग क्या दिया जा रहा है। इस ऑफ का मीनिंग है मे से, और दीज हॉर्सेज आर फेड एवरी डे। तो इन घोड़ों में से प्रत्येक घोड़े को रोजाना भोजन कराया जाता है, चारा दिया जाता है। तो एवरी का प्रयोग करें अगर, तो गलत हो जाएगा। कारण क्या है, एवरी के बाद ऑफ नहीं लगा सकते आप, क्योंकि एवरी प्रोनाउन है ही नहीं, इसलिए एवरी ऑफ कभी नहीं हो सकता, एक बात। दूसरा, नो ऑफ, नो केवल डिटर्मिनर है, नो प्रोनाउन नहीं है, तो नो ऑफ भी आप नहीं कह सकते, ये भी गलत हो जाएगा। नॉट का कोई काम नहीं है, आप जानते हैं नॉट ऑफ कभी नहीं होता है, ये बेतुकी सी बात है। एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा, ईच ऑफ, आप देख रहे हैं। राइट आंसर विल बी ईच ऑफ। एवरी ऑफ नहीं आ सकता, याद रखिएगा, कई लोग गलती से कर जाए एवरी ऑफ। एवरी प्रोनाउन नहीं है, ऑफ नहीं लगा सकते। ईच प्रोनाउन है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो मैं अभी ले रहा हूं, ऑल दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन प्रोनाउंस एंड देयर रूल्स, सो वी कांट डाइवर्ट और डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक दैट आई एम टेकिंग नाउ। So you should be mindful of the topic that I am dealing with here. Okay, so ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राइट आंसर विल बी ईच, और तो डी ऑप्शन सही होगा। ईच ऑफ दीज हॉर्सेज आर फेड एवरी डे, मतलब इन घोड़ों में से प्रत्येक घोड़े को प्रतिदिन भोजन कराया जाता है। ओके, ये इसका ईच राइट आंसर होगा। वैसे कई बार आप सोचते होंगे ईच एवरी में क्या फ़र्क है। ईच छोटे ग्रुप के लिए प्रयोग किया जाता है, ईच के बाद ऑफ लगा सकते हैं, ईच के सीधे बाद भी नाउन लगा सकते हैं, जैसे ईच बॉय। एवरी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, एवरी के बाद ऑफ नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। एवरी के बाद आप नाउन लगा सकते हैं तो सिंगुलर ही आएगी, एवरी बॉय। ईच बॉय, एवरी बॉय फ़र्क ये है, एवरी बॉय थोड़ा वाइड रेफरेंस के साथ आता है। Each boy means you are talking about, or you referring to a small group or limited group of the, or a non group. ओके, जिन चीज़ों को आप जानते हैं उनके लिए आप ईच ऑफ का प्रयोग करते हैं। ग्रुप छोटा होना चाहिए, उनमें के लिए आप प्रयोग करते हैं ईच ऑफ का। और एवरी जो शब्द है उसके बाद भी नाउन तो सिंगुलर ही आता है, लेकिन एवरी थोड़ा वाइड रेफरेंस में काम करता है। अनजान चीज़ों के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं एवरी पेन ओके कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग, एवरी पेन। ओके, तो एवरी हम कोई भी पेन हो सकता है, एवरी पेन का मतलब है। लेकिन जब ईच की आप बात करते हैं तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं
कि कुछ लिमिटेड वे में कहीं किसी दुकान में किसी बॉक्स में जो पेन रखा उनमें से प्रत्येक पेन की बात कर रहे हैं, तब आप ईच ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये फ़र्क है ईच में और एवरी में। ये बस ये ध्यान रखिएगा, एवरी ऑफ कभी नहीं करना है, एवरी ऑफ कभी सही नहीं माना जाता, इट्स रॉन्ग, इसलिए यहाँ एवरी नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, लेकिन अब सेंटेंस का टाइप चेंज हो गया है। अब आपको रिप्लेस करना है, रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन प्रयोग कर रहा हूं मैं। रिप्लेस का मतलब ये होता है जिस चीज को बोल्ड किया गया है, हाईलाइट किया गया है, कैपिटल्स में लिखा गया है, ओके, द वर्ड इन कैपिटल्स। इन कैपिटल्स का मतलब है, हमेशा याद रखिएगा, इन कैपिटल्स होता है, इन कैपिटल नहीं करना है, एस लगना ही चाहिए। तो लिखा है जिन शब्दों को कैपिटल्स में लिखा गया है उनको राइट आंसर से रिप्लेस करना है। और अब देखिएगा रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइप चेंज हो गया है, बोथ आ रहा है, बोथ कैपिटल्स में है, उसको आपको रिप्लेस करना है, ओके। बोथ ऑफ दीज 3 पीपल आर बिजी। आप सभी जानते हैं बोथ जो शब्द है वो ड्यूअल है। ड्यूअल का मतलब हुआ कि वो केवल 2 के लिए प्रयोग किया जा सकता है, बोथ ड्यूअल है, ओके, DUAL, ज़्यादा के लिए नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ कितने लोग हैं, 3 के लिए बोथ गलत है। इसके स्थान पे सही क्या होगा, आइदर भी आप जानते हैं ड्यूअल है, आइदर नहीं आ सकता, ये भी 2 की बात करता है। नाइदर भी ड्यूअल है, 2 की बात करता है। नो का कोई काम नहीं है, नो के बाद ऑफ कभी नहीं आ सकता, इसलिए नो नहीं आएगा। ऑल इज द राइट आंसर, इनमें से होगा ऑल ऑफ दीज 3 पीपल आर बिजी, तो राइट आंसर विल बी ए। आपको ए जो है इसका सही आंसर होगा, यहाँ पर ऑल का प्रयोग करें तो सही क्या होगा, ऑल ऑफ दीज 3 पीपल आर बिजी। इन तीनों में से तीनों ही लोग या सभी लोग बिजी हैं। ऑल का प्रयोग 2 के लिए नहीं कर सकते, याद रखिएगा। ऑल का प्रयोग किया जाता है 3 और 3 से ज़्यादा, 3 और मोर, ओके। यू कैन यूज ऑल आइदर फॉर 3 और फॉर मोर, बट नॉट फॉर 2। यू कैनॉट यूज ऑल फॉर 2। आप ऑल का प्रयोग 2 के लिए नहीं कर सकते, ऑल कभी भी 2 के लिए नहीं आएगा, आए तो गलत है, ठीक है। चूंकि यहाँ 3 है, 3 के लिए बोथ का प्रयोग नहीं कर सकते, बोथ ड्यूअल है, राइट, 2 के लिए आ सकता है, ज़्यादा के लिए नहीं आ सकता, तो राइट आंसर विल बी ऑल। बाकी भी ड्यूअल है, आइदर भी ड्यूअल है, नाइदर भी ड्यूअल है, इसलिए कोई भी यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते, ऑल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन रिप्लेसमेंट का आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखिएगा, ही कैन सी विद एनी ऑफ हिज आईज। प्रॉब्लम बताइए क्या है। अब आप कह सर एनी से क्या प्रॉब्लम है, एनी से प्रॉब्लम ये है कि एनी का प्रयोग भी 2 के लिए नहीं किया जा सकता। आंखें कितनी होती हैं हमारी, 2 ही होती हैं आंखें। वह अपनी किसी भी आंख से देख सकता है, यानी उसकी दोनों आंखें स्वस्थ हैं, उनमें कोई बीमारी नहीं है, वह दोनों में किसी आंख को देख सकता है। तो आप कैसे, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप एनी का प्रयोग 2 के लिए नहीं कर सकते। एनी और यहाँ पर आंखें कितनी हैं, 2 ही होती हैं, एनी गलत है। क्या होना चाहिए था, आइदर, क्योंकि आंखें 2 होती हैं और आइदर ड्यूअल है, आइदर का मतलब 2 में से कोई भी या 2 में से प्रत्येक। इसमें ऑल गलत है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि 2 के लिए कभी ऑल नहीं आ सकता, ऑल इज नॉट द राइट आंसर। नन भी फिर याद रखिएगा 2 के लिए नहीं आ सकता, नन ज़्यादा के लिए आता है। नन भी ड्यूअल नहीं है, याद रखिएगा, नन भी 2, 3 या 3 से ज़्यादा के लिए आता है। और जो ऑल है वो भी बताया था, ऑल भी 2 से ज़्यादा के लिए आता है। यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही है, आइदर, क्योंकि आइदर का अर्थ है दोनों में से प्रत्येक, यानी आइदर का प्रयोग आप 2 में से प्रत्येक के लिए कर सकते हैं। तो राइट आंसर विल बी आइदर, ही कैन सी विद आइदर ऑफ हिज आइज। एनी यहाँ पर गलत है, एनी का प्रयोग ना करें। एनी का प्रयोग गलत क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया एनी इज नॉट ड्यूअल। एनी का प्रयोग करते हैं मोर के लिए, जबकि आंखें हमेशा 2 ही होती हैं, तो एनी इज नॉट राइट आंसर, राइट आंसर विल बी आइदर। एंड ये है आपका उत्तर, ठीक है। याद रखिएगा सभी प्रोनाउंस हैं, एनी भी यहाँ पर प्रोनाउन ही है। एंड बिकॉज इन द बिगिनिंग आई जस्ट टोल्ड यू दैट we are dealing with pronouns, and we are dealing with pronouns, I can bet that I am taking all the questions that are based on pronouns, okay, and you can be sure of that. Thank you. अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, and क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखें। He was talking to the lady which was a bit angry with him. वह उस महिला से बात कर रहा था जो उससे थोड़ी नाराज थी। क्वेश्चन किस पर बेस्ड आ गया है, तो प्रोनाउन ही,
और उसी को मैंने बोल्ड कर रखा है, कैपिटलाइज कर रखा है। लेकिन पॉइंट क्या है, अब आप चेक रिप्लेस करना है उसे जो बोल्ड में लिखा गया है, और बोल्ड में विच को लिखा गया है, तो यहाँ पर विच को रिप्लेस करना है। यहाँ पर राइट आंसर विल बी हु कैसे होगा चेक कर लेते हैं। पहली बात, विच जब भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आता है, यानी कि वाक्य के बीच में आता है, तो ये नॉन ह्यूमन होता है, यानी कि ये इसका प्रयोग जब किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में तो ये मनुष्य के लिए नहीं आता है। इससे पहले लेडी बैठा है, लेडी जो शब्द है ये शब्द है, ये महिला को दिखा रहा है और महिला मनुष्य को दिखा रहा है, तो ये ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे, जबकि विच जो है वो ह्यूमंस के लिए नहीं आ सकता। ओके, और आगे देखो वॉज आ रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वर्ब है। ऐसा कौन सा शब्द है जो दोनों काम करे, महिला के लिए भी काम कर जाए और क्रिया से पहले भी काम कर जाए, वो है हु। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, हु होगा। एक बात और, हुम क्यों नहीं आ सकता, हुम इसलिए नहीं आ सकता, हुम के बाद वॉज नहीं लगा सकते, क्रिया नहीं लगा सकते। और वॉट क्यों नहीं आ सकता, वॉट का प्रयोग मनुष्य के लिए नहीं किया जाता है, लेडी के लिए वॉट नहीं आ सकता। हुज क्यों नहीं आ सकता, हुज के बाद, हुज पजेसिव शब्द है और पजेसिव के बाद नाउन आती है, इसलिए हुज नहीं आ सकता। एकमात्र ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन जो क्रिया से पहले आ सकता है और किसी मनुष्य के बाद रखा जा सकता है, वो हु है। तो हु जो शब्द है वो ह्यूमन भी है, यानी मनुष्य के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है और उसके बाद क्रिया भी लगा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ही वॉज टॉकिंग टू द लेडी हु वॉज अ बिट एंग्री विद हिम, वह उस महिला से बात कर रहा था जो उससे थोड़ी नाराज थी, गुस्से में थी। तो राइट आंसर विल बी हु, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, व्हाट नॉन ह्यूमन है रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में। ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड था, ये क्वेश्चन बेस्ड था रिलेटिव प्रोनाउंस पर, हु, हुम, विच आदि पर था। एक बार पढ़ लीजिएगा बुक में या नोट्स में जो आप लिख रखे हैं, या किसी भी किताब में आप देख लीजिएगा, इसमें हु विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ही इज लाइकली टू ब्रेक रूल्स ऑन दैट वी हैड अ डिस्कशन यस्टरडे। लिखा है कि यहां मुझे द लगाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, द। He is likely to break the rules on that we had a discussion yesterday. वह नियमों को तोड़ सकता है जिन नियमों पर हमने बात की थी कल। ओके, we had a discussion. Likely to का मतलब है संभवतः ऐसा कर सकता है। ओके, likely के बाद हमेशा to इंफिनिटिव आता है, ध्यान दीजिएगा, to फर्स्ट फॉर्म। अब आप कह सर क्वेश्चन क्या है, पॉइंट क्या है। ये क्वेश्चन भी बेस्ड है रिलेटिव प्रोनाउंस पर। ओके, ये क्वेश्चन रिलेटिव प्रोनाउंस पर ही बेस्ड है। यहाँ पर देखिए सभी रिलेटिव प्रोनाउंस की मैं बात कर रहा हूँ। दैट गलत है, दैट को रिप्लेस करना है। दैट गलत क्यों है, दैट की प्रॉब्लम ये है कि दैट रिलेटिव प्रोनाउन तो है, उससे पहले प्रेपोजिशन नहीं आ सकता, और यहाँ प्रेपोजिशन आया हुआ है जिसे हम नहीं तोड़ सकते, हटा नहीं सकते। ठीक है, तो राइट आंसर दैट के स्थान पे आप प्रयोग करें। रूल्स की बात कर रहे हैं, विच, यहाँ पर विच आएगा, WHICH। आप कह सर होम क्यों नहीं आया, हम रूल्स की बात कर रहे हैं, रूल्स मनुष्य नहीं है। ओके, और विच जो है वो प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि रूल्स मनुष्य नहीं है। अगर मनुष्य होता तो हुम का प्रयोग कर सकते हैं, रूल्स तो एक हमारे दिमाग में होते हैं, वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य नहीं है तो हुम और हुम का प्रयोग ना करें। वॉट का कोई काम नहीं है, वॉट हमेशा क्रिया के बाद आता है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आए तो वॉट से पहले हमेशा क्रिया मिलती है, याद रखिएगा। हुज फिर से बता रहा हूँ, पजेसिव शब्द है, इसके बाद हमेशा नाउन आती है, यहाँ हुज का कोई काम नहीं है। एक ही ऑप्शन सही है, विच। और याद रखिएगा कि प्रेपोजिशन जब भी आ जाती है उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन जिसे आरपी लिखा है मैंने, वो कभी नहीं आ सकता, दैट नहीं आ सकता। या तो हुम आएगा या विच आएगा, इनमें से किसी एक का प्रयोग करें। ठीक है, दैट कभी नहीं आ सकता प्रेपोजिशन के बाद, इसलिए ऑन प्रेपोजिशन दी गई है, दैट का प्रयोग गलत है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 11। लेकिन अब क्वेश्चन के टाइप चेंज हो गए। अब आगे स्पॉटिंग द एरर्स, गलतियां क्या है। ये सारे क्वेश्चन जो अब आ रहे हैं टाइप चेंज हुआ है। सबसे पहले हमने बात की थी फिल इन द ब्लैंक्स की, फिर हमने बात की थी क्वेश्चन जो बेस्ड थे रिप्लेसमेंट पर, इंप्रूवमेंट पर आधारित थे। अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सभी प्रोनाउंस पर आधारित हैं, लेकिन इसमें जो टाइप चेंज हो गया है, ये क्वेश्चन जो आगे आने वाले हैं ये सभी स्पॉटिंग द एरर्स पर है। आपको 4 पार्ट दिए जाते हैं, उसमें से कौन सा पार्ट जो है
वो गलत देखा जाएगा। इसमें एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं पहले। एक क्वेश्चन आपका यहाँ आ गया है, जो अभी क्वेश्चन आगे आने वाले हैं वो आएंगे आपके स्पॉट द एरर्स, गलती से छप गया ये, इसको एक बार भूल जाइएगा। ये एक क्वेश्चन और है रिप्लेसमेंट का, माफी चाहता हूँ, ये भी रिप्लेसमेंट का ही है। अब जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो स्पॉटिंग द एरर्स के होंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये किस पर आधारित है? ये भी रिप्लेसमेंट पर है। यानी आपको जो बोल्ड किया गया है उसे रिप्लेस करना है। किसको बोल्ड किया गया है? ही को। ही के स्थान पे क्या आ सकता है? चेक करते हैं। बिटवीन यू एंड ही एवरीथिंग इज ओके। उसके और मेरे बीच में सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। गलत क्या हुआ है? बिटवीन जब भी शुरू कर रहा है वाक्य को, उसके बाद यू आ रहा है। यू ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन वो पता नहीं चलता, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में एक जैसा दिखता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ही गलत आ गया है। प्रेपोजिशन जब भी आती है उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, सब्जेक्टिव नहीं आता है। ही के स्थान पे होगा ही। गलती से यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पर हिम होना चाहिए था, क्योंकि बाकी ऑप्शन अवेलेबल है नहीं। सो बिटवीन यू एंड हिम एवरीथिंग इज ओके, ये ऑप्शन आपको थोड़ा सा गलत दे दिया गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, इसको ठीक करें। ये ऑप्शन नहीं, इसके स्थान पे ये होगा, ठीक है। तो हिज नहीं आ सकता, नो, हिज का कोई काम नहीं है। हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव अकेला कभी नहीं आता है, उससे पहले कुछ आना चाहिए, उससे जुड़ा शब्द आना चाहिए। हिमसेल्फ तब आ सकते जब कहीं ही दिया गया हो, ओके, और मीनिंगफुल होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि शी का यहाँ पर अगर शी हो भी जाए तो वो भी सब्जेक्टिव होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। बिटवीन से अगर वाक्य शुरू हुआ है तो बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, और बेसिक रूल आप सब जानते हैं, नहीं जानते सुन लीजिएगा कि प्रेपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन आपको प्रयोग करना चाहिए ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना गलत हो जाएगा। इसमें गलती यह है कि ही आ गया है और हिम इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। बिटवीन यू एंड हिम एवरीथिंग इज ओके। ओके, ये रूल याद रखिएगा सभी लोग कि प्रेपोजिशन जब भी आए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आना चाहिए। ऐसे वाक्य कई बार क्या होते हैं, इनको आप सीधे नहीं लिखे जाते, आपको उलझाने के लिए। जैसे अगर ये वाक्य ऐसे लिखा जाता तो आप शायद जल्दी इसको पकड़ ले। एवरीथिंग इज ओके बिटवीन यू एंड हिम, तो शायद आप इसे जल्दी कैचअप कर जाते, जल्दी समझ जाते। लेकिन आपको उलझाने के लिए अक्सर ये पार्ट शुरू में रख दिया जाता है, बिटवीन यू एंड हिम। ये वाक्य ये पार्ट शुरू में चला गया, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। बाकी ये रूल आपको याद रखना सभी लोगों को। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब आ रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये आगे स्पॉटिंग द एरर्स, गलतियां छांटना। इसमें 4 पार्ट आपको दिए गए हैं, चारों में से एक पार्ट गलत है, उसको आपको बताना है। अगर वाक्य बिल्कुल सही है तो आप नो एरर का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन पहले देखते हैं, वाक्य पढ़कर देखते हैं। शी वॉज एंग्री, वह नाराज थी, एंड उसने रूडली कहा इट्स मी, उसने गुस्से में कहा। रूडली का मतलब बदतमीजी से। तो यहाँ पर वाक्य चेक करते हैं। शी वॉज एंग्री, वह नाराज थी, एंड रूडली सेड, उसने गुस्से में कहा या बदतमीजी से कहा। रूडली का मतलब है बदतमीजी से कहा। इट्स मी, गलती बताइए। स्पोकन इंग्लिश में वाक्य बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। मैं शुरू में जैसा आपको बताया कि आप जो एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसमें जो इंग्लिश आप पढ़ते हैं वो इंग्लिश होती है एकेडमिक इंग्लिश, या फिर आप कह सकते हैं रिटन इंग्लिश होती है। और रिटन इंग्लिश में कभी भी याद रखिएगा कि जब भी ऐसा वाक्य मिले इट इज़ के बाद आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको स्पोकन इंग्लिश में तो सही है, पर रिटन इंग्लिश में यहाँ जो प्रोनाउन आएगा वो होगा सब्जेक्टिव, SUBJECTIV, सब्जेक्टिव होना चाहिए। किसमें? रिटन इंग्लिश में। स्पोकन बिल्कुल सही है वाक्य, पर हम स्पोकन इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम की तैयारी के हिसाब से मी गलत है, मी के स्थान पर आई आना चाहिए था। इट इज़ आई, वाक्य ये होना चाहिए था, इसमें कर दिया इट इज़ मी। और हम स्पोकन इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए 12वें क्वेश्चन में सी इज द राइट आंसर। ये था ए, ये पार्ट है बी, ये पार्ट है सी, और ये पार्ट है डी। तो सी पार्ट में गलती है, इट इज मी के स्थान पर आई आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? अबाउट हु आर यू टॉकिंग नाउ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक बताना है कौन सा सही गलत है। ये ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। अगर वाक्य बिल्कुल सही है डी ऑप्शन चूज किया जाता है। पढ़कर देख लेते हैं, 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, देखें ध्यान से। यह है पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी और पार्ट डी।
अबाउट हु, बेसिक रूल तोड़ा जा रहा है। अबाउट प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, हु के स्थान पे हु माना चाहिए, हु गलत है। कौन सा रूल तोड़ा जा रहा है? रूल ये तोड़ा जा रहा है कि प्रेपोजिशन जब भी आए प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं आ सकता, आए तो गलत है। इसलिए यहाँ पर हु सब्जेक्टिव है, हुम ऑब्जेक्टिव है। तो वाक्य का मीनिंग क्या निकल रहा है? कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन एक्चुअली याद रखिएगा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? अबाउट हुम आर यू टॉकिंग नाउ? तो राइट आंसर विल बी ए में आपने सही छांटा, ए में गलती क्या है? अबाउट के बाद हु नहीं आएगा, हुम आएगा, यही गलती है, क्योंकि अबाउट एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है देखते हैं, सॉरी 14 लिखा है, आई एम दी ओनली वन ऑफ द स्काउट्स हु आर फ्रॉम दिल्ली। आई एम दी ओनली वन ऑफ द स्काउट्स हु आर फ्रॉम दिल्ली। बेसिक रूल है प्रोनाउंस के बारे में ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, आपसे ये क्वेश्चन ऐसा है जो अक्सर रिपीट होता रहता है। दी ओनली वन जब भी आए, दी ओनली वन को सिंगुलर माना जाता है, पहला पॉइंट। अब देखते हैं, चेक कर लेते हैं। आगे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर मानी जाएगी, यहां पर गलती तो की जा रही है, चेक करें, आप खुद कर सकते हैं। आई एम दी ओनली वन ऑफ द स्काउट्स, मैं उन स्काउट्स में से एकमात्र ऐसा स्काउट हूं जो कि दिल्ली से है। तो दी ओनली वन को माना जाएगा एक वचन, और एक वचन मानने की वजह से आर के स्थान पे होगा इज। आई एम दी ओनली वन ऑफ द स्काउट्स हु इज और हु एम फ्रॉम दिल्ली। एक ऑप्शन और दिया जा रहा है, एम, मैं एकमात्र ऐसा स्काउट हूं जो कि दिल्ली से हूं। तो इज स्पोकन में हो सकता है, लेकिन रिटर्न बात कर रिटर्न इंग्लिश की, और रिटर्न इंग्लिश में बोलने वाला खुद अपने बारे में बात कर रहा है तो एम आएगा। आई एम द ओनली वन ऑफ द स्काउट्स हु एम फ्रॉम दिल्ली, क्योंकि बोलने वाला खुद अपनी बात कर रहा है तो इसके स्थान पर एम आएगा। ये स्पोकन में हो सकता सही हो, लेकिन एग्जाम के हिसाब से एग्जैक्ट जो ग्रामर की बात करें तो बोलने वाले खुद अपनी बात कर रहा है तो एम का प्रयोग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एम का प्रयोग करें। इसकी संभावना है, लेकिन एग्जाम में हु एम ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बोलने वाला खुद बोल रहा है, आई की बात करें। अगर यहाँ पर हीज करते तो यहाँ पर इज आता, लेकिन वहाँ पर हीज नहीं है। अगर हम शीज करते तो यहाँ पर इज आता, लेकिन आई एम किया है तो यहाँ पर एम ही आएगा, वो अपने ही बारे में बात कर रहा है। एम इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और वैसे याद रखिएगा दी ओनली एक वचन माना जाता है। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर इस प्रकार से अगर वाक्य होता है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा, एक सेंटेंस लेके देख सकते हैं, ही इज वन ऑफ द स्काउट्स। अगर ये होता और हु इज या आर, तो आप आर का प्रयोग करते। ये देखिए वन ऑफ दिया जा रहा है, ओके, वन ऑफ द स्काउट्स, ध्यान दें, ही इज वन ऑफ द स्काउट्स। अगर आपको केवल इतना ही दिया जाता, वन ऑफ द स्काउट्स, तो यहां पर वन ऑफ को नहीं देखा जाता, स्काउट्स को देखा आ रहा था, इस गलत था। लेकिन वन ऑफ से पहले अगर दी ओनली जुड़ जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर दी ओनली जुड़ता है तो इसको एक वचन माना जाता है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है, बोलने वाला अपनी ही बात कर रहा है, इसलिए एम बेस्ट होगा। इज आ सकता है, लेकिन बेस्ट आंसर होगा वो एम होगा इसका, ओके। तो इसमें गलती जो है वो सी पार्ट में गलती है। ये था पार्ट नंबर 1, आई एम दी ओनली, यहाँ तक 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर बी पार्ट में गलती है, नॉट सी, बी पार्ट में गलती है, ये सी और ये डी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। 15 क्या कहता है, वी कैन टेक केयर ऑफ अस विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम यू। चेक कर लेते हैं, हम अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं तुम्हारी मदद के बिना। ये था, ये देखिएगा, ये पहला ऑप्शन पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है यहाँ तक, और ये तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। चौथा पार्ट तब चुनेंगे जब आप डी मतलब नो एरर कहना चाहते हैं। वाक्य बिल्कुल सही, लेकिन वाक्य सही नहीं है। गलती क्या हुई है, जब सब्जेक्ट वी दिया जा रहा है यहाँ पर और ये अपनी ही देखभाल की बात कर रहे हैं, तो अस के स्थान पे आएगा आवर सेल्व्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। टेक केयर से पहले अगर सब्जेक्ट दिया जा रहा है और वो अपनी ही बात कर रहे हैं तो फिर वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। जैसे अगर आप ये कहते हैं कि आई कैन टेक केयर
ऑफ यू, तो वाक्य बिल्कुल सही रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, क्योंकि आप किसी और की देखभाल की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपनी ही देखभाल की बात करें, हम अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं, तो वी के साथ सही जो शब्द आएगा वो आवर सेल्व्स आएगा। वी कैन टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम यू, तो ये अपनी ही देखभाल की बात कर रहे हैं, तो अस गलत होगा, आवर सेल्फ सही आएगा। इस मामले में देखें तो टेक केयर ऑफ के बाद रिफ्लेक्सिव, और टेक केयर ऑफ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव वर्ब की तरह काम कर रहा है। ओके, जैसे अगर आप ये कहते हैं कि मैं अपनी देखभाल खुद करता हूँ, आई टेक केयर ऑफ मी, ये बोलेंगे, या आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, तो माई सेल्फ सही होगा। आई टेक केयर ऑफ मी नहीं होगा, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ हो, क्योंकि मैं अपनी देखभाल की बात कर रहा हूं। इसी प्रकार से हम अपनी देखभाल की बात कर रहे हैं तो आवर सेल्व्स आएगा। एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, विदाउट के बाद एनी आता है, सम नहीं आएगा। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट चल बता रहा हूं, ये अलग से है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? यू कैन बोस्ट ऑफ योर अचीवमेंट्स बिकॉज योर अचीवमेंट्स आर बेटर देन मी। गलती हो गई है। क्या गलती हुई है? तुम अपने उपलब्धियों की प्रशंसा कर सकते हो, अपनी उपलब्धियों की बड़ाई कर सकते हो। बोस्ट ऑफ होता है प्रशंसा करना, बड़ाई करना। यू कैन बोस्ट ऑफ योर अचीवमेंट्स, तुम अपनी अचीवमेंट्स की बड़ाई कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी जो अचीवमेंट्स है वो मेरे से ज़्यादा बेहतर हैं या मेरे अचीवमेंट से ज़्यादा बेहतर हैं। ऑब्वियसली आप अचीवमेंट्स की तुलना कर रहे हो, मनुष्यों की तुलना नहीं कर रहे हो। तुम्हारे अचीवमेंट्स मेरे अचीवमेंट से, मेरे का मतलब यहाँ पर करना चाहिए था, या तो मुझे करना चाहिए था माइन, या फिर करना चाहिए था माई अचीवमेंट्स। मी नहीं आएगा, क्योंकि आप अचीवमेंट की तुलना मुझसे नहीं कर रहे हैं, उसके अचीवमेंट की तुलना अपने अचीवमेंट से कर रहे हैं। तो तुम्हारे अचीवमेंट्स अच्छे हैं किससे? मुझसे अच्छे हैं या मेरे वाले अचीवमेंट्स अच्छे हैं? तो मेरे अचीवमेंट्स से अच्छे हैं, तो या तो मुझे माइन करना चाहिए, माइन में अपना मीनिंग आ जाता, या फिर मुझे माई अचीवमेंट्स करना चाहिए था। मी गलत है, तो सी पार्ट में गलती हुई है। सी पार्ट मी के स्थान पर या तो माइन का प्रयोग करें या माई अचीवमेंट्स का प्रयोग करें। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के पास। एक छोटा सा पॉइंट और याद रखिएगा, चलते बता दूं मैं आपको कि डिग्रीज की जब भी बात आती है इसमें देन का प्रयोग करते हैं। तो एज के बाद, सो एज के बाद और देन के बाद, इनके बाद अगर प्रोनाउन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो प्रोनाउन याद रखिएगा आपको सब्जेक्टिव रखना है। कैसा रखना है? सब्जेक्टिव रखना है। वैसे ऑब्जेक्टिव सही है, राइट? कि आप ऐसे करें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर फास्टर देन मी, स्पोकन में सही है। ही इज टॉलर देन मी, स्पोकन में सही है, पर रिटन इंग्लिश में करना है यू आर फास्टर देन आई एम एंड ही इज बेटर देन आई एम, या फिर यू आर फास्टर देन ही इज। यू आर फास्टर देन हिम के स्थान पे क्या कहें? यू आर फास्टर देन ही इज। तो इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब माफी चाहता हूँ, डिग्रीज में याद रखिएगा कि डिग्रीज में जब भी एज, सो एज और देन आए, उसके बाद प्रोनाउन आपको सब्जेक्टिव रखना है। इसकी बात मत कीजिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन था, इसमें हम अचीवमेंट्स की बात कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर वो रूल अप्लाई नहीं होगा। लेकिन नॉर्मली ये रूल अप्लाई कब करना आपको? जब आपसे प्रोनाउन पूछा जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन दूसरा था, इसको अलग रखिएगा, ये मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो ऐसा है जैसे ही, और यहाँ पर देखिएगा फॉर एग्जाम्पल ही रन्स, ओके, और फास्टर और देन मी, या आई आएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वह मुझसे अधिक तेज दौड़ता है। ऐसे वाक्यों में आपको आई का प्रयोग करना है। मी स्पोकन में सही है, एग्जाम में आपको करना है किसका? आई का। तो ही रन्स फास्टर देन आई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नाइदर ऑफ द थ्री स्पीकर्स हैव कंप्लेन्ड अबाउट द फूड। लिखा है तीन वक्ता जो बोलने आए हैं, उनमें तीनों में से किसी ने भी अब तक शिकायत नहीं करी है भोजन के बारे में, फूड के बारे में, फूड की क्वालिटी के बारे में। गलती क्या हुई है? हम तीन की बात करें, कितने स्पीकर्स हैं? तीन हैं। तीन के लिए नाइदर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। पहले पार्ट में गलती है, पहले पार्ट में गलती ये है कि तीन के लिए दो नाइदर का प्रयोग करते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि नाइदर चाहे डिटर्मिनर के रूप में हो चाहे प्रोनाउन के रूप में, हालांकि ये यहाँ पर प्रोनाउन है क्योंकि टॉपिक प्रोनाउन चल रहा है, तो नाइदर जब भी आता है वो केवल दो के लिए आ सकता है। नाइदर रेफरेंस में ड्यूअल है और यहाँ हम बात कर रहे हैं तीन की, गलत हो गया। तीन के लिए नाइदर के स्थान पे क्या आएगा? नन आएगा। एक्सक्यूज मी, नन ऑफ द थ्री स्पीकर्स हैव कंप्लेन्ड अबाउट द फूड।
अब बिल्कुल सही हुआ है। नाइदर तब आ सकता है जब यहाँ पर टू लिखा होता, जैसे अगर ऐसे लिखा होता, मान लीजिएगा नाइदर ऑफ द टू स्पीकर्स, तब नाइदर सही होता। लेकिन वहां हम बात करें थ्री की, थ्री के लिए नाइदर नहीं आ सकता, नाइदर हमेशा दो की बात कर रहा है। नाइदर का यहां पर मीनिंग होता है दोनों में से कोई नहीं, ये इसका मीनिंग होगा, दोनों में से कोई नहीं, ये इसका मीनिंग होगा। जब आप कहते तीन में से कोई नहीं तो नन का प्रयोग करें, नाइदर का ना करें, यही गलती यहां पर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। दिस इज द ओनली थिंग हुम आई हैव ऑब्जर्व्ड इन योर कंट्री। ये एकमात्र चीज है जिसे मैंने ऑब्जर्व किया है, देखा है, समझा है तुम्हारे देश में। एक फॉरेनर व्यक्ति कह रहा किसी से, गलती चेक कर लेते क्या हुई है। चार में से एक पार्ट गलत हुआ है, बाकी चेक कीजिएगा। लिखा है दिस इज द ओनली थिंग, हम वस्तु की बात कर रहे हैं, वस्तु के लिए हुम नहीं आ सकता, हुम गलत है। हुम तभी आता है जब हुम से पहले मनुष्य की बात की जाए, स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, कुछ होना चाहिए। हुम केवल पर्सनल है या ह्यूमन के लिए आ सकता है, यहाँ पर थिंग ह्यूमन नहीं है तो हुम के स्थान पर विच आएगा। राइट आंसर विल बी विच। और आप गलती बताएंगे तो आप बताएंगे बी पार्ट में गलती हुई है, तो आपका आंसर बी होगा एग्जामिनेशन में, याद रखिएगा। ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी है और ये डी है। डी तब चुनते हैं जब नो एरर का क्वेश्चन आता है। फिलहाल यहाँ पर हुम के स्थान विच आएगा क्योंकि हम वस्तु की बात करें, मनुष्यों की बात नहीं कर रहे हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 18। नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज बेस्ट फ्रेंड एंड टोल्ड दैट दे ऑलवेज हेल्प वन अनदर। याद रखिएगा, बेसिक पॉइंट बता दूं प्रोनाउंस में कि वन अनदर का जब भी प्रयोग किया जाता है, वन अनदर आता है दो से अधिक के लिए और ईच अदर आता है दो के लिए। तो जब भी दो की बात करें एग्जामिनेशन में ईच अदर का प्रयोग करें। हालांकि एक बात और बता दूं, स्पोकन इंग्लिश में दोनों सही हैं। स्पोकन में दो के लिए वन अदर का प्रयोग भी कर सकते हैं, ईच अदर का भी कर सकते हैं। ज्यादा के लिए ईच अदर का प्रयोग भी कर सकते हैं, वन अदर का कर सकते हैं। इसका मतलब स्पोकन इंग्लिश में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का हिंदी अर्थ एक होगा एक दूसरे। लेकिन आप पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए और एग्जाम में आती फॉर्मल इंग्लिश, और एग्जाम में जब फॉर्मल इंग्लिश आती ध्यान रखना चाहिए, आप रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते, रूल्स को वायलेट नहीं कर। रूल्स क्या कहते हैं, पुराने रूल्स क्या कहते हैं कि जब भी दो की बात करें, जब भी दो की बात करें ईच अदर का प्रयोग करें, और जब दो से ज्यादा की बात करें वन अनदर का प्रयोग करें। ठीक है, हिंदी अर्थ दोनों का एक ही है। हिंदी अर्थ क्या होगा, एक दूसरे। अब को भी लगा सकते हैं आप, मीनिंग के आधार पर देखते हैं। उसने मुझे परिचित कराया अपने सबसे अच्छे दोस्त से और ये बताया कि वे एक दूसरे की मदद करते थे। इसका मतलब वह अपने दोस्त की मदद करता था और उसका दोस्त की मदद करता था। उसने मुझे परिचित कराया अपने सबसे अच्छे दोस्त से और ये बताया कि वे दोनों एक दूसरे की मदद करते थे। दे ऑलवेज हेल्प, हेल्प भी सही है और हेल्प भी सही हो सकता है, दोनों सही है, गलत नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये दो ही लोग हैं, दो ही लोग हैं तो वन अनदर नहीं आना चाहिए था, ईच अदर आना चाहिए था। तो गलती कहां पर हुई है, सी पार्ट में गलती हुई है। सी पार्ट में ध्यान दीजिएगा, सी पार्ट में गलती क्या हुई है, सी पार्ट में वन अनदर जो दो के लिए आना चाहिए था, इसके स्थान पर ईच अदर आएगा और ईच अदर आएगा, दो वन अदर नहीं आएगा क्योंकि हम दो की ही बात कर रहे हैं। वे दोनों दोस्त, वह और उसका सर्वश्रेष्ठ दोस्त, दोनों दूसरे की मदद करते हैं तो दो के लिए ईच अदर। हाँ, अगर तीन दोस्त होते तो वन अदर आ सकता था, लेकिन यहाँ वाक्य के अनुसार दो ही लोग हैं जो दूसरे की मदद करते थे आपस में, तो यहाँ पर वन अदर इज द राइट आंसर। नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 20। दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन। पहला वाक्य देखिए, सॉरी पहला पार्ट देखते हैं, चार पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ऑनेस्टी, पहले पार्ट में चेक करें, ऑनेस्टी हैज हिज ऑन प्राइस, नो एरर, कोई गलती नहीं है। चार में से कौन सा पार्ट गलत है आप खुद चेक कर सकते हैं, चेक कीजिएगा। मैं लिखा है ईमानदारी का अपना मूल्य होता है, यानी जो लोग ईमानदार होते हैं उन्हें बहुत सी कीमत चुकानी पड़ती है, बहुत सी तकलीफें देखनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ ईमानदारी का अपना मूल्य होता है। एक इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि ईमानदारी भी बिक सकती है कभी कभी, ओके। लेकिन फिलहाल इसका जो मैंने मीनिंग लिया है वो ये है कि ईमानदार लोगों को कीमत चुकानी पड़ती है। तो राइट आंसर देखते इसमें से क्या होगा, किसमें गलती लग रही है आपको, ध्यान से देखिएगा। हमारा सब्जेक्ट है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एक क्वालिटी है और क्वालिटी के लिए हम ही का प्रयोग नहीं कर सकते। गलती क्या हुई है, हिज का प्रयोग किया जा रहा क्वालिटी के।
ऑनेस्टी क्वालिटी है, गुण है, और उसके लिए हिज कभी नहीं आ सकता, हिज के स्थान पे आना चाहिए था इट्स। ध्यान दीजिएगा सभी। तो यहां पर गलती ये हुई है कि हिज के स्थान पर, ध्यान दें, ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं हम, ऑनेस्टी क्वालिटी है और क्वालिटी के लिए ही का प्रयोग नहीं करते हैं, ही के स्थान पे आना चाहिए था इट्स, ये होना चाहिए। ऑनेस्टी हैज इट्स ऑन प्राइस, ठीक है, क्योंकि ये मनुष्य नहीं है और हिज का प्रयोग हम मनुष्य के लिए करते हैं। ऑनेस्टी क्वालिटी है, क्वालिटी के लिए इट का प्रयोग आ सकता है। तो ऑनेस्टी के सारे शब्द जो आ सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? इट, इट्स और इटसेल्फ। जैसे अगर कोई मनुष्य होता, जॉन होता, तो जॉन के लिए क्या आ सकता था? जॉन के लिए हिज और हिमसेल्फ आ सकता था, लेकिन जॉन नहीं है, मनुष्य नहीं है, तो हम किसी क्वालिटी की बात कर रहे हैं और क्वालिटी के लिए इट वाले शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर सी पार्ट में हिज के स्थान पर इट्स आएगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑन प्रोनाउंस. I hope people might have got some idea about or on pronouns, and even if you feel that you find difficulty, you can give your feedback and share your opinions on the comment box. Thank you very much. If you like it, please share it. Thank you very much. Have a great time.